वर्क पावर एनर्जी छोटा सा चैप्टर होता है, पढ़ाने में तो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं वेटेज वाइज, ऑलराइट 2% के आजू बाजू झूल रहा है ये, ओके। तो बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, और ब्रेकेज भी इसमें नहीं है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की चीज़ें इसमें नहीं होती, हालांकि थ्योरी वाइज आपको ब्रेकेज मिल जाएगा। तो हियर वी बिगिन, बेसिक थ्योरी एक बार जल्दी जल्दी से आपको याद दिला देते हैं। तो वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है जो डॉट प्रोडक्ट होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ऑलराइट। ये यदि यूनिफॉर्म फोर्स हो तो इस फॉर्म में आ जाएगा फॉर्मूला, वेरिएबल फोर्स होगा तो एफ डॉट डी आर करके आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा होगा तो हर बार अलग अलग लिखना पड़ेगा, और टोटल वर्क फिर इंटीग्रेशन से निकलेगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर पोजीशन वेक्टर इनिशियल से फाइनल लिखेंगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। और फॉर एग्जांपल यदि स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकालेंगे तो के एक्स फोर्स होता था, माइनस के एक्स को इंटीग्रेट करके आप इस तरह से स्प्रिंग के फोर्स का वर्क निकाल सकते हैं। एक्स आई से एक्स एफ निकालेंगे तो हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर करके आ गया। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मिल जाए तो एरिया अंडर द कर्व से हम समझ सकते हैं कि इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, याद रखिएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो वो टोटल वर्क हो जाएगा, ऑलराइट। ये बता रखा है कि डायरेक्शन यदि अब उल्टी होगी तो फिर साइन हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ओके। फिर वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो दोनों हो सकती है, तीनों हो सकती है। इनफैक्ट नेगेटिव कब होगा, जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, तब इसका आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा होने पे वर्क इज कमिंग नेगेटिव, एग्जैक्टली 90 डिग्री होने पे वर्क इज जीरो, और लेस देन 90 डिग्री होने पे वर्क इज पॉजिटिव, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखे कि फ्रिक्शन का वर्क यदि अपन किसी को खींच के ले जा रहे हैं तो जनरली वेलोसिटी से अपोजिट लगता है, डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट लगेगा तो नेगेटिव ही होगा। किसी बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा, नीचे लेके आ रहे हैं तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से बता रखा है, ठीक है। वर्क यूनिट की जूल होती है, और एसआई यूनिट जूल, और सीजीएस यूनिट अर्क, जो कि यहाँ बता रखा रिलेशनशिप यूनिट्स में चाहिए तो, और किलोवाट आवर, एमईवी, ये सब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं। So start with this very simple question, definition of work पे based. ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। तो एक बंदा, एक पर्सन pushes a box on a rough horizontal platform surface. He applies, platform की स्पेलिंग गलत है, he applies a force of 200 Newton over distance of 15 meter. Thereafter he gets progressively tired, फिर थक रहा है, और फोर्स लीनियरली कम हो रहा है डिस्टेंस के साथ। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है, लीनियरली कम हो रहा है। टोटल डिस्टेंस विच द बॉक्स इज मूव्ड इज 30 मीटर, व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो देखिए पहले फोर्स 200 था, ठीक है, 0 से 15, फिर लीनियरली वेरी किया है एक्स के साथ में, और 15 आते आते आप देख सकते हैं ये 0 हो गया, ठीक है ना, सॉरी 30 पे जाके ये मतलब 100 रह गया। ये इसमें बता रखा है फोर्स का वेरिएशन कि 200 था और फिर कम होते होते 100 हो गया 15 से 30 के बीच में। तो यदि इसको आप ग्राफिकली इसको समझ लेना तो ये इक्वेशन लिखना बड़ा आसान पड़ेगा। देखिए ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकली अपन देख रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन। तो पहले 200 है, कब तक है 200? 15 मीटर तक। फिर 30 मीटर तक आते आते 100 रह गया लीनियरली। ये अब चाहे तो आप टोटल निकाल भी सकते हैं जिस तरह से मैथमेटिकली वहां पे किया गया, नहीं तो एरिया अंडर द कर्व से भी आप आंसर निकाल सकते थे इसका। इस रेक्टेंगल का एरिया लिख लीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया और आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। या फिर फंक्शन बना के इंटीग्रेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए ये एक और सवाल है, ट्राई करिए। तो इस सवाल में एक फोर्स है जो कि वेरिएबल है, जे कैप में लग रहा है,
राइट। पार्टिकल जो है y0 से 10 तक गया, सीधे सीधे इन्विटेशन है इंटीग्रेशन का। तो ये अपन ने फोर्स लिखा, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा, ये मल्टीप्लाई किया और ये अपन ने फिर 0 से 10 तक इंटीग्रेट कर दिया। ये 450 जूल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई कर लिया होगा आपने। एक बॉडी है जिसका मास 0.5 किलोग्राम है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, उसकी स्पीड का वेरिएशन दे रखा है आपकी बात, तो नेट वर्क डन कितना होगा 0 से 2 में। ओके, तो ये जो वर्क होगा बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो अपन ने क्या किया, फाइनल स्पीड लिख ली, इनिशियल स्पीड लिख ली और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दिया। तो दिस इज अवर आंसर, दैट इज 16 जूल। राइट, लेट्स बिगिन। एनर्जी, अब एनर्जी क्या होती है, इसको ट्रेडिशनली कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कहा जाता है। अलग अलग टाइप की होती है, ये नाम बता रखे हैं। सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और राइट, यदि अपन मास एनर्जी भी इंक्लूड कर लें तो न्यूक्लियर एनर्जी में एक्चुअल में इजी डेल्टा MC स्क्वायर लग जाता है। फिर अलग अलग सिस्टम बता रखे हैं कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मोटर मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है थ्रू रेडियो। तो ये वेरियस टाइप के कन्वर्जन बता रखे हैं। यूनिट्स वही है, जूल ही है, और भी अलग अलग यूनिट्स हो सकती है। मैकेनिक्स में हम लोग जनरली 2 टाइप की एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक और एक पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv², अभी हमने यूज किया ही था, हमेशा पॉजिटिव ही होगी बाय डेफिनेशन, राइट, और डिपेंड करती है वर्क के ऊपर और ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पार्टिकल जो है वो 3t² + 5 के हिसाब से वेरी कर रहा है। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड। पहले 5 सेकेंड में ये फोर्स कितना वर्क करेगा ये हमसे पूछा गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा, डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गई। t = 5 पे वेलोसिटी फिर से निकाल ली, और राइट, और t = 0 पे निकाल ली। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वर्क, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दिया और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो पार्टिकल जो है यहां से स्लाइड करता हुआ आ रहा है 2 मीटर ऊपर से, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, राइट, और कंटिन्यू करता है, फिर हवा में कूद जाता है। कहां से कूद जाता है, हाईएस्ट पॉइंट बता रखा है P पे पहुंच के, द काइनेटिक ऑफ द पार्टिकल S। ओके, P का हाइट इन्होंने दे रखा। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं अपन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, और फाइनली कुछ काइनेटिक एनर्जी जो प्रोजेक्टाइल बन गया, प्लस उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो अपन ने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी हाइट के हिसाब से लिख दी mg × 1, तो डिफरेंस हो गया काइनेटिक एनर्जी के बराबर, उसको अपन ने 10 जूल के बराबर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के सवाल भी बहुत आते हैं, आप पढ़ लीजिए एंड देन लेट्स ट्राई। तो इसमें क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, बताया 4 गुना होगी, तो बोला परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ये परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम को मैं लास्ट में आपको सिग्निफाई करता हूं। बाकी पहले सॉल्यूशन देख लीजिए, बड़ी सिंपल सी कहानी चल रही है। काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई, वेलोसिटी 2 टाइम्स हो गई, पुराना मोमेंटम इतना था तो नया मोमेंटम डबल हो गया। परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, चेंज बटा ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज हो, इससे आप निकाल सकते हैं। निकाला, 100% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने ट्राई किया। तो एक ब्लॉक है, मास दे रखा है, स्पीड दे रखी है, स्प्रिंग को कंप्रेस करता है 30 सेंटीमीटर पर और उसकी स्पीड हाफ हो जाती है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। एनर्जी कंजर्वेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है। इनिशियल एनर्जी आपने लिखी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की 0, काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की हाफ mv², फिर आधा कंप्रेस मतलब 0.3 कंप्रेस हुआ है तो हाफ kx², और वेलोसिटी आधी कर दी, तो ये नई काइनेटिक एनर्जी लिख दी। एनर्जी कंजर्व क्योंकि और कोई फोर्स है नहीं, और ये आपने k की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है अपन बात कर रहे हैं पावर के बारे में। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। एवरेज करेंगे तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करेंगे तो dw/dt हो जाएगा। इसकी एक यूनिट पुराने जमाने में हॉर्स पावर भी होती थी, जो 746 वॉट होती है। पावर वर्सेस टाइम का यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो उसका एरिया अंडर द कर्व टोटल वर्क होगा। यूनिट SI के अंदर आप देख सकते हैं कि वॉट होती है, ऑलराइट,
और ये इसकी डायमेंशंस है। बाकी तो इसके अंदर जो पावर के अंदर काम की चीज है वो है इसका फोर्स से रिलेशनशिप। इंस्टेंटेनियस पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क dw/dt। इसको अपन ने वर्क को लिखा F.ds, तो ये बन गया F.dr/dt, मतलब F.v, मतलब फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इंस्टेंटेनियसली तो भी आपको पावर की वैल्यू मिल जाएगी। सो हियर इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स ट्राई दिस। तो ये एलिवेटर है, 10 बंदे जा रहे हैं इसके अंदर, हर किसी का एवरेज मास दे रखा है, तो टोटल मास निकल जाएगा 680 और एलिवेटर का खुद का मास है 920। ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है 3 मीटर पर सेकंड, बहुत काम की चीज है। और फ्रिक्शनल फोर्स बता रखा है जो मोशन को अपोज कर रहा होगा, तो कितनी पावर चाहिए ये पूछा गया। देखिए फोर्सेस जो लग रहे होंगे नीचे की तरफ, बंदों का मास, एलिवेटर का मास और एक फ्रिक्शन का फोर्स, इन तीनों को बैलेंस कर रहा होगा टेंशन का फोर्स। तो जो नेट फोर्स आएगा जो लग रहा है मोटर की वजह से वो ये रहा, इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, 66,000 आपका वोल्टेज आ गया, इतनी वॉट की मोटर चाहिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे अपन को दे रखा है कि कांस्टेंट पावर से चल रहा है, तो डिस्टेंस मूव्ड का फंक्शन चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पावर को यदि अपन ने किया कांस्टेंट, तो इट इज हाफ mv² विच इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो ये अपन ने सामने रख दिया, dx/dt बनाया और इसको कर दिया इंटीग्रेट, तो ये वैल्यू आ गई आपकी x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? जिनका वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फोर्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि उनका वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना चाहिए। फोर्स तो वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्सेस हो सकते हैं, इलास्टिक फोर्सेस हो सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स हो सकते हैं, ये सब होते हैं आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। इनका वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आता है। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डिपेंडेंट ऑन पाथ आता है। एग्जाम्पल हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इनका कंपैरिजन आप पढ़ सकते हैं, यहां पे समझा रखा है। ये थ्योरी के ऊपर डायरेक्टली सवाल आते भी नहीं है, लेकिन ठीक है, कंप्लीशन के लिए हमने दे रखा है। पोटेंशियल क्या होती है? ऑलराइट, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्फिगरेशन विच इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। Potential energy of a body of a conservative force equal to the work done by the body moving from its present position to the reference position। इसको हम एक्सटर्नल फोर्स का वर्क से भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स का फंक्शन आप निकाल सकते हैं, ये करके पार्शियल डेरिवेटिव, ये अपन ने पोटेंशियल से फील्ड निकालने में भी किया था, राइट। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, और इसकी रेफरेंस वैल्यू हम खुद चूज करते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो ये बता रखा है कि यदि आपका पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन ऐसा हो रहा है तो फोर्स रिपल्सिव है, ऐसा हो रहा है तो अट्रैक्टिव है। तो ये सारी चीजें अपन को थोड़ा बहुत बेसिक कॉमन सेंस हो तो अच्छा रहता है। काम की चीज शुरू होती है यहां से। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें जो 3 पॉइंट है ए, बी और एच, इनका डिस्क्रिप्शन अपन ले रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ए होता है पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन? क्योंकि यदि अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया, du/dx तो नेगेटिव हो गया सी पे, du/dx मतलब स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब फोर्स पॉजिटिव, राइट, क्योंकि फोर्स होता है माइनस du/dx। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि स्लोप हो गई, du/dx हो गया नेगेटिव, तो फोर्स पॉजिटिव मतलब इस तरफ फोर्स लग रहा होगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि du/dx पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, मतलब फोर्स जो है नेगेटिव है। तो ए से डिस्टर्ब किया तो पार्टिकल वापस ए की तरफ आएगा। इसी तरह से बी की बात करते हैं, जो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। यहां पे आप देखेंगे कि स्लोप जो थी वो अपोजिट चल रही है, तो यहां पर आप देखेंगे कि फोर्स हमेशा उसको पुश कर रहा होगा अवे, मतलब यहां से आपने डिस्टर्ब किया तो यहां देखिए स्लोप पॉजिटिव, फोर्स नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव, मतलब बी से डिस्टर्ब किया तो पार्टिकल बी पे वापस नहीं आएगा। और जो एच है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, वहां पे वेरिएशन हो ही नहीं रहा है, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं एच के ऊपर देयर इज नो वेरिएशन।
तो यहाँ पे इधर डिस्टर्ब किया तो यहाँ जाके इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, यहाँ से डिस्टर्ब किया तो इधर आके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो दैट इज अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मतलब उस पोजीशन से वही रहने वाला है। चलिए, ये पोटेंशियल का फंक्शन दे रखा है, सवाल सॉल्व करते हैं। तो आपने कर लिया होगा ट्राई, पोटेंशियल का फंक्शन दे रखा है, क्या पूछा है कि इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और कहां पे इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम मतलब इसकी स्लोप जीरो कर दीजिए, डी यू बाई डी आर को आपने किया जीरो, तो आपका फोर्स आ गया, इसको जीरो पुट किया, आर की वैल्यू आ गई, इसको वापस अपने पोटेंशियल के फंक्शन में पुट कर दिया तो पोटेंशियल का वेरिएशन आ गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे स्टेट कर दिया कि यदि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, सिस्टम की मैग्नेटिक एनर्जी विच इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वो कंजर्व रहेगी। फिर वर्टिकल प्लेन की सारी कंडीशंस आपको इस नोट्स में दे रखी है। इसमें आपको दो इक्वेशन ध्यान में रखनी है, एक तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, किसी भी जगह पे थीटा वर्टिकल से नापने, ये याद रखिएगा। दूसरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का आपको इक्वेशन होगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, वेयर h इज दिस हाइट, दिस इज द हाइट। ठीक है, मिनिमम टेंशन टॉप पे करेंगे तो थीटा 180 डिग्री पुट कर दीजिए, कॉस थीटा के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो आपको हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन जहां पे मिनिमम होगी वो मिल जाएगी। तो ये कंडीशन है, u इज इक्वल टू √5gr। यदि आप वेलोसिटी देंगे मिनिमम तो क्या होगा, पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के टेंशन जीरो होगी लेकिन वेलोसिटी रहेगी, तो सर्कल कंप्लीट कर लेगा। इससे ज्यादा वेलोसिटी देंगे तब तो पक्का कंप्लीट कर लेगा। वो सारी डेरिवेशन इसमें दे रखी है। √2gr से √5gr के बीच में दे दी वेलोसिटी, तो देखिए √2gr से ज्यादा दे दी तो वो इस पॉइंट के आगे निकल जाएगा और यहां कहीं जाके उसकी वेलोसिटी विल बिकम जीरो, सॉरी टेंशन विल बिकम जीरो एंड वेलोसिटी इज नॉट जीरो। तो अब क्या होगा, अब वो इसको छोड़ेगा और प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। √2gr और √5gr के बीच में वेलोसिटी दे रखी है तो, और √2gr से कम दे रखी है तब तो यहां पे ही कहीं पे रुक जाएगा और वापस आके ऑसिलेट करता रहेगा। तो वर्टिकल सर्कल की कंडीशंस अपन यहां पे पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सवाल इस पे अभी तक नहीं आए पर ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है स्प्रिंग की कटिंग का, ये हमने लास्ट में दे दिया कि भाई एक आध बार आ चुका है, ट्राई कर लीजिए। तो स्प्रिंग को अपन ने कट किया L1 L2 लेंथ में, तो अपन को पता होना चाहिए कि K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट इस तरह से वेरी करता है नेचुरल लेंथ के साथ में, तो नेचुरल लेंथ चेंज करिए अपन ने तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, तो उसका रेशियो यहाँ पे निकाल दिया। ये रहा एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल, ट्राई कर लीजिए। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये थी कि 90% ऑफ एनर्जी ऑफ वैगन इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, ये इसमें दे रखा है और स्प्रिंग का अलग से पूछ रखा है। तो अपन ने क्या किया, देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली रुक गया, इनिशियल इतनी थी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या किया, टोटल काइनेटिक एनर्जी का 90% उसमें चला गया, तो यहाँ पे माइनस कर दिया उसका 0.9 टाइम्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग अलग से छोड़ दिया, सॉल्व किया तो वर्क डन बाय स्प्रिंग की वैल्यू आ गई, हाफ के स्क्वायर को उसके बराबर करके वी सॉल्व्ड इट एंड दिस इज द आंसर फॉर K एंड दैट्स इट। अच्छा एक सवाल और है, आई एम सॉरी, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ट्राई कर लिया होगा। अब ये 100 ग्राम की बॉल ऊपर से गिरी है, प्लेटफॉर्म फिक्स्ड एट टॉप ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग, बॉल स्टेज ऑन द प्लेटफॉर्म इज डिप्रेस्ड बाय डिस्टेंस दिस, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। ओके, आगे इससे चिपक गई थी। तो एनर्जी कंजर्वेशन अपन ने लगाई, तो यहां पे क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म जो है h/2 पर रुका फाइनली जाके, तो बॉल की पोटेंशियल जी हुई mgh प्लस h/2 टोटल चेंज, और ये कहां पे चली गई, बॉल भी रुक गई है स्प्रिंग के अंदर, हाफ के स्क्वायर, जहां पे x की वैल्यू कितनी h/2 पुट किया, k के लिए सॉल्व कर लिया। सो दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो वर्क बाय एनर्जी में जेई में आया था, जहां पे बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को लिखा h प्लस h/2। h प्लस h/2 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि वो यहां से h/2 पे जाके फाइनली एट रेस्ट है। ठीक है, इस समय पर रेस्ट में आई है इस समय पर, तो इसका मतलब यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इसकी, mg इतनी कम हो गई, mg h प्लस h/2 और उतनी स्प्रिंग की बढ़ गई, तो उन दोनों पोटेंशियल एनर्जी को अपन ने इक्वेट कर दिया, जो इसकी घटी और उसकी बढ़ी, और प्रॉब्लम सॉल्व। सो दैट्स ऑल ऑन वर्क पावर एनर्जी।